प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव हुआ है जहां का रिजल्ट आने वाला है। और यूपी में आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। सबसे पहले पोस्टल बैलेट सर्विस वोट की गिनती शुरू होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की भी गणना शुरू कर दी जाएगी। 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर हमारी नजर है और प्रदेश भर में कुल देखिए 84 मतगणना केंद्र बना दिए गए और इसी के साथ आगरा जिले में 5 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। और आगे आपको बता दें कि अमेठी, अंबेडकर नगर, मेरठ में 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। देवरिया, आजमगढ़ में भी 2-2 मतगणना के केंद्र बना दिए गए हैं और बाकी सभी जिलों में 1-1 मतगणना के केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 403 प्रेक्षक तैनात कर दिए गए हैं और इसी के साथ हर विधानसभा के लिए 1-1 प्रेक्षक की तैनाती कर दी गई है। मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और इसी के साथ आज काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम आप देख पाएंगे। अर्धसैनिक बल, पीएससी, पुलिस तैनात रहेगी। मतगणना केंद्रों के बाहर तस्वीरें देखिए आना शुरू हो चुकी है। आज ये वो तस्वीर है उन हॉल की जहां पर आज मतगणना की जानी है। यूपी समेत 5 राज्यों का आज लेकिन परिणाम आएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब। तो ये 5 राज्य हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की एक-एक विधानसभा सीट की डिटेल बताएंगे कि कौन कहां जीत रहा है, कौन सा वीवीआईपी कितने वोटों से आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, कौन सा आज राजनीतिक दल शाम तक मिठाइयां बांटेगा, वो तस्वीर भी आपको दिखेगी भारत समाचार पर। तो आज फिलहाल मतगणना केंद्र जो बनाए गए वहां पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए 7 चरणों में संपन्न हुआ। 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव था उत्तर प्रदेश का और उसके बाद ईवीएम में कैद हुआ जनता का जनादेश और उसके बाद आज जब वोटर्स की वोट की काउंटिंग होगी तो एक-एक करके वो सारे पत्ते खुलने लग जाएंगे, जिसको लेकर आज जनता लगातार सुबह से भारत समाचार पर नजर गड़ाए बैठी होगी। आज भारत समाचार पर आपको सभी जिलों की एक-एक सीटवार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और ये जो आपको भारत समाचार की स्क्रीन दिख रही है, सबसे ऊपर जो आपको पट्टी दिख रही है, जनादेश 2022 कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश की जंग। और नीचे देखिए ब्रेकिंग न्यूज भी आपको लगातार मिलती रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में आपको हर एक अपडेट सबसे पहले भारत समाचार में मिलेगी जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सबसे जरूरी है। और इसी के साथ जनादेश 2017 का कैसा रहा वो लगातार हम आपको देखिए टेली पर दिखा रहे हैं अपनी साइट की पट्टी में। और इसी के साथ साथ आज क्या जनादेश होगा उसकी भी पट्टी धीरे धीरे भरती चली जाएगी। और हमारे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, आप मौजूद हैं इस वक्त वाराणसी में और इसी के साथ आज वहां की सभी सीटों का हाल तो सबसे पहले हम आपसे जानेंगे, लेकिन अभी मतगणना केंद्रों के बाहर क्या तस्वीर है? देखिए, तैयारियां पूरी हो चली हैं। हम पहाड़िया मंडी में जो मतगणना केंद्र है उसके बाहर खड़े हैं। अभी जो मतदान कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनका आना शुरू हो गया है। लगभग 5:30 बजे से ही लोग आ रहे हैं। सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम किए गए। अर्धसैनिक बलों ने पूरी तरीके से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था एक-एक पॉइंट को ले रखा है। इसके अलावा जो जिले की पुलिस है उनके साथ भी उनका समन्वय बना हुआ है। पिछले दिनों जो लगातार सपा द्वारा हंगामा किया गया, किसी गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की गई, तो उसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। कहीं से किसी को भी यदि अंदर आने दिया जा रहा है तो पूरी जांच पड़ताल करके, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों की भी ठीक से जांच पड़ताल की जा रही। किसी भी व्यक्ति को मोबाइल लेके परिसर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब जो है सुरक्षा के इंतजाम है। मैं नीरज से कहूँगा वो सामने दिखलाई कि वही जो है वो मुख्य हॉल है, उसी के अंदर जो है गोदाम बने हुए, वहीं पे टेबल लगे हुए हैं, वहीं पे मतगणना शुरू होगी। सभी 8 विधानसभा की मतगणना जो है यहाँ पे शुरू होगी और 8 बजते ही पहले जो बैलेट पेपर है उसकी मतगणना होगी और लगभग आधे घंटे का समय रखा गया है। उसके बाद फिर 8:30 बजेंगे तो ईवीएम भी खुलेगी और उसके साथ ही धीरे धीरे लगभग 9 बजे 9:30 बजे के आसपास पिक्चर साफ होने लगेगी कि आखिर किसकी सत्ता मिलने जा रही है, किसकी सरकार बनने जा रही है। और हम तैयारियों की यदि बात कहें तो तमाम जो पार्टियां हैं उनके अभिकर्ता जो है यहाँ पे मतगणना के जो एजेंट हैं वो लगभग आ चुके हैं। अपने पास वगैरह लेके उनका मिलान किया जा रहा है। मिलान करने के बाद जो पीछे अब देख सकते हैं मतगणना स्थल उनको प्रवेश दिया जा रहा है। तो सारी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं जिला प्रशासन द्वारा, तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा, मतगणना कर्मियों द्वारा। अब बस सबको बस एक ही चीज का इंतजार है, कैसे 8 बजे, कैसे 8:30 बजे और 9-10 कैसे आगे बढ़ती जाए और पता चलना शुरू हो कि सरकार आखिर कौन बना रहा है। 3-4 महीनों से लगातार जद्दोजहद
चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे राजनीतिक गण हो, चाहे हम मीडिया कर्मी हो, सबके नजर में सिर्फ और सिर्फ यही सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, कौन सा समीकरण हावी रहेगा। और उसकी ये अंतिम घड़ी आ गई है। अगले 3 से 4 घंटों में सबका मेहनत जो है उसका एक जो परिणाम, समन्वित परिणाम, सिंगल परिणाम कि सरकार किसकी बन रही है, तो सभी वर्गों के परिणाम यहाँ पे लगभग 10 बजे तक आ जाएंगे। डिक्लेयर तो लगभग 3-4 बजे तक होगा, लेकिन 10 बजे 10:30 बजे तक ये पता चल जाएगा कि इस बार यूपी की सत्ता जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पे कौन विराजमान होगा। बिल्कुल। और देखिए रोहित, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके हाथ लगेगी इसका फैसला जनता कर चुकी है, जिसकी तस्वीर आज क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ जो आज मतगणना की प्रक्रिया रहती है, जो उसका पूरा प्रोसेस रहता है, किस तरीके से वहां पर है, जरा एक एक करके सिलसिलेवार उसको भी समझाइए जनता को। देखिए 8 बजे एक अधिकृत समय है तैयार होने की। उसके बाद ये जो तमाम जो अलग अलग विधानसभा हैं उनके गोदाम बने हुए हैं, सब जो रखे हुए हैं ईवीएम मशीन, उनको बड़ी ही सख्त निगरानी में, अर्धसैनिक बलों की निगरानी में, और साथ साथ जो तमाम पार्टियां हैं उनके भी एजेंट रहेंगे, उनके साथ रवाना किया जाएगा। मैं नीरज से कहूंगा कैमरा पैन करके दिखलाएं कि ये जो तमाम जो बड़े बड़े कक्ष बने हुए हैं इनमें ईवीएम मशीनें कैद है। 8 बजते ही यहाँ से ईवीएम निकलनी शुरू होंगी और आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है। इस बैरिकेडिंग के माध्यम से सुरक्षा कर्मी होंगे, जो एजेंट है मतगणना की वो एजेंट होंगे, और उसको फिर सीधे उस स्थान यानी मतगणना स्थल है वहां पे ले जाया जाएगा। उससे पहले बैलेट पेपर की मतगणना होगी, बैलेट पेपर को 8 बजे ले जाया जाएगा, उसकी जो है काउंटिंग होगी और उसका जो परिणाम होगा उसको रखा जाएगा, और साथ साथ 8:30 बजेगा तो ईवीएम खुलना शुरू होंगी। ईवीएम में बस खोलने के बाद एक बटन दबाना होता है और सारे जितने भी पैनल बने रहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, सपा, निर्दलीय, सभी के उसके सामने लिखा रहता है कितने वोट, तुरंत आ जाते हैं। तुरंत एक कागज रहता है, कागज पे उसको नोट कर लिया जाता है और जो भी मतगणना के एजेंट रहते हैं सबको दिखाने के बाद सबकी सहमति से उसको नोट किया जाता है। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। बाहर के लोगों को लगता होगा बड़ी हचपच स्थिति है, लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया, हाँ, लेकिन इसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। जरा सा भी असावधानी हुई नहीं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। जैसा कि परसों आप लोगों ने देखा, एक सामान्य तरीके से ईवीएम मशीन को ट्रेनिंग के लिए निकाला गया, लेकिन कम्युनिकेशन गैप कितना बड़ा होता है लोगों को बताया नहीं गया कि किस लिए जा रहे हैं, और विपक्षी पार्टियों को शक हो गया। और लाजमी था, उनकी गलती भी नहीं थी, प्रशासनिक चूक थी। बाद में प्रशासन ने माना कि वो हमारी त्रुटि थी, जिसके कारण ये सब हंगामा हुआ। तो इन सब चीजों से बचने की पूरी सारे व्यवस्था वो हंगामे के बाद आज देखिए की बहुत कुछ जो है वो जो लोगों के बयान है वो कहीं अपने आप को सोचने पर मजबूर कर देंगे जब रिजल्ट आएंगे। आपको रोकना चाहूंगी रोहित, सपा प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला। लगातार देखिए चुनाव आयोग से इस बार ईवीएम को लेकर शिकायत की गई और इसी को लेकर देखिए सपा का प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग यहां पर गया था। इलेक्शन कमीशन कार्यालय में सपा प्रतिनिधि मंडल ने यहां पर अपना एक पत्र भी सौंपा। राजेंद्र चौधरी की अगुवाई में ये डेलीगेशन पहुंचा था इलेक्शन कमीशन। प्रदेश अध्यक्ष चुनेश उत्तम पटेल भी मौजूद रहे थे, साथ में आजमगढ़ की घटना की शिकायत करने पहुंचे थे। यहां पर मतगणना के दौरान धांधली की आशंका जताई गई यहां पर, और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो चुनाव आयोग पहुंचा इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करने के लिए, क्योंकि मतगणना में धांधली का उनको शक है और इसी धांधली को लेकर उन्होंने कंप्लेन की है और अपना एक पत्र जो है वो चुनाव आयोग को सौंपा है जाके। इससे पहले आपने ये भी तस्वीर देखी थी कि ईवीएम को लेकर भी यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था चुनाव आयोग, और उसको लेकर भी यहाँ पर मांग जो पत्र में थी वो लिखी गई थी कि उसको लेकर यहाँ पर तुरंत कड़ा एक्शन लिया जाए। हालांकि उसके बाद कार्रवाई भी हुई। और देखिए लगातार हम आपको एक एक करके तस्वीरें तमाम दिखा रहे हैं आज किस तरीके से आज क्या हाल रहने वाला है उन 75 जिलों की हर एक विधानसभा सीट का, यानी कि 403 विधानसभा सीट का। अब जरा तस्वीर पर नजर डालिए किस तरीके से कड़ी निगरानी में ईवीएम मशीनें रखी गई और उसके बाद किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी निगरानी कर रहे थे। वो तस्वीर भी देखिए आपके सामने है, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार यहां पर आरोप लगे। पिछले 2 दिनों से हमने सुना कि ईवीएम यहां पर गड़बड़ी के दायरे में आ चुकी है, यानी कि गड़बड़ी हो रही, ईवीएम को पकड़ा भी गया। हालांकि उसको लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट भी कह दिया कि ये ट्रेनिंग ही थी, लेकिन कुछ खामियां जरूर थी और खामियां पाए जाने के बाद ही यहां पर एसडीएम ईवीएम पर कार्रवाई भी हुई।
और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं और रोहित हमारे साथ लगातार वाराणसी से जुड़े हैं। सबसे पहले लोकेश, मैं आपके पास आती हूँ, तैयारी क्या है मतगणना केंद्रों के बाहर आपके यहाँ? देखिए शिवांगी, इस वक्त मतगणना केंद्र के बाहर पब्लिक आना शुरू हो गया है। हालांकि जो एजेंट्स हैं उनकी भीड़ अब आनी शुरू हो गई है। 5 बजे से ये अनाउंस की गई थी। और अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा मेरे दाहिनी तरफ दिखाने की, इस तरफ अगर आप देखें तो जो जितने भी एजेंट्स आ रहे हैं उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनकी एंट्री की जा रही है और विधानसभा बार उनकी अलग अलग जगहों पर तैनाती की जाएगी। इसके अलावा मेरे जो पीछे की साइड अगर आप देखेंगे, मेरे ये वो स्थान है जहाँ पर ईवीएम मशीन रखी गई है। और ईवीएम मशीन जो है वो तकरीबन 8 बजे के करीब पूरी वीडियोग्राफी और जो एक प्रोटोकॉल इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैनुअल के अंदर जारी किया गया है, उसके तहत ये सारी ईवीएम्स वीडियोग्राफी के बाद सभी एजेंट्स की मौजूदगी में ओपन की जाएंगी। और इसके बाद इस दाहिने तरफ जो ये अलग अलग विधानसभाओं की काउंटिंग सेंटर है, इस जगह पर यहाँ पर जो है ईवीएम की वो काउंटिंग की जाएगी। इस पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक हॉल के अंदर 60 टेबल लगाने का प्रावधान किया गया है, यानी कि एक हॉल में 14 टेबल रहेंगे। इस वजह से रिजल्ट है वो थोड़ा सा वेरी करेंगे, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। और गाजियाबाद में वैसे भी इस वजह से लगता है कि साहिबाबाद उत्तर प्रदेश की वोटर्स के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा है, जहाँ पर 4,80,000 के करीब वोटिंग हुई है, यानी कि वोट पड़े हैं। और ऐसे में 28 टेबल पर अगर काउंटिंग भी की जाए तकरीबन 3 से 3:30 बजे तक वहां के परिणाम आने की उम्मीद है। इन सबके बीच सुरक्षा की अगर बात करें तो इनर कॉर्डन जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त, हमारे पीछे सीआरपी के अंडर ये सारे जो स्ट्रांग रूम है वो सीआरपीएफ के अंडर है। और वहीं पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की इनर कॉर्डन पर सिक्योरिटी रहेगी। इसके बाद जो आउटर कॉर्डन है वहां पर सिविल पुलिस रहेगी। तकरीबन 2000 से अधिक जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं शहर के अंदर। जिस जगह पर ये जो काउंटिंग सेंटर है इसके आसपास सारे जो ट्रैफिक डायवर्जन है वो किए गए हैं। लोगों को 2 दिन पहले ही आगाह किया जा चुका है कि यहाँ पर ट्रैफिक के उस दिन समस्याएं आ सकती हैं। इस बार उसकी पोस्टल बैलेट 8 बजे से काउंट करने शुरू किए जाएंगे। उस लिए 8 से 8:30 तक के 8:30 के बीच में अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग टेबल्स लगाई गई हैं जो इसकी एडजस्टमेंट काउंटिंग करती रहेंगी। और दूसरी तरफ 8:30 बजे ईवीएम मशीन ये भी जरा बता दीजिए, क्योंकि जब देखिए ईवीएम की सुरक्षा का सवाल था तो उस वक्त वहां पर 3 लेयर की हमने सुरक्षा देखी। अभी वहां पर मतगणना केंद्रों के बाहर किस तरीके से सुरक्षा की लेयर आपको दिख रही है? देखिए केंद्रों के बाहर साफ तौर पर धारा 144 लगाई गई है। प्रशासन ने ये कह दिया है कि बाहर कोई भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। हालांकि जब अगर हम अंदर की बात करें तो जब 10 फरवरी को इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे, वोटिंग होने के बाद, वोटिंग के बाद 11 तारीख से ही इस जो यहाँ पर आप मेरे पीछे ये हॉल देख रहे हैं इसके दूसरी तरफ सीसीटीवी सर्विलांस दिए गए थे, जो कि जो स्ट्रांग रूम थे इनके बाहर सीसीटीवी लगे थे। और जो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता थे वो लोग वहां पर कैंप किए थे और एक सीसीटीवी में एक जो स्ट्रांग रूम था वो कवर अप होता था। हालांकि कल शाम को ये बात जरूर है कि यहाँ पर प्रशासन और पॉलिटिकल पार्टी, खासकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक अफसरों की गाड़ियों को अंदर आने से मना कर दिया था। उत्तर प्रदेश की कई जिलों में प्रशासनिक गाड़ियों जो अफसर थे उनकी गाड़ियों में पोस्टल बैलेट पकड़े गए थे, कुछ ईवीएम मशीन पकड़ी गई थी। इसको लेकर के उन्होंने यहाँ पर विरोध जताया था और चेकिंग के बाद ही गाड़ियां अंदर लाने दी। लेकिन प्रशासन ने भी इस पूरे मुद्दे को बातचीत के बाद ठहराया, क्योंकि उनका ये कहना था कि प्रशासनिक अफसर खुद ही गाड़ियों को बाहर छोड़ करके अंदर आए थे, लेकिन जो लॉजिस्टिक सपोर्ट या कंप्यूटर या उनसे संबंधित कुछ जो वाहन आने थे उनको बाकायदा चेकिंग के बाद, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को विश्वास दिलाने के बाद तब वो भीतर आने दिया गया। और ये सारी परिस्थिति जो है वो उत्पन्न इस वजह से हुई है कि प्रशासनिक अमले में जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका विश्वास नहीं है। और इसी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ये घटनाएं देखने को मिली, चाहे जो और पिछले 36 जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में। मैं आऊंगी आपके पास वापस। सिमाब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी सिमाब लगातार जुड़े हुए हैं। सिमाब, आप बाहर मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे वहां पर मतगणना केंद्रों की तस्वीरें क्या है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दिन है। 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है और सरकार बनने बिगड़ने का आज फैसला होने वाला है। लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, ईवीएम को लेकर विपक्ष हमलावर था और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बचाव करते नजर आए।
2 दिनों से यही घटनाक्रम चल रहा है। समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये सभी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात हैं पूरी तरह से, और दिन रात वो जाग रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, जागते रहो। जैसे पुराने जमाने में गांव में पहरा दिया जाता था, उसी तरह से यहाँ पे पहरा देते नजर आ रहे हैं तमाम जिलों में। और ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि अखिलेश यादव जो मुख्य विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा था कि स्ट्रांग रूम से जो है वो ईवीएम निकाली गई हैं और प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है इसमें। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सत्ता पक्ष के नेता थे, उनका ये कहना था कि 10 तारीख को अखिलेश यादव या तमाम विपक्षी दल के नेता इस बात को कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है, जबकि जनता उनसे खफा है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, ये पॉलिटिकल बातें होती रहीं। लेकिन ये जांच का विषय जरूर था कि आखिर गलती किसकी थी। स्ट्रांग रूम के बाहर चाहे वो ट्रेनिंग की ईवीएम मशीन रही हो या फिर दूसरी रही हो, वो कैसे बाहर आईं, ये एक बड़ा सवाल था। और अगर ट्रेनिंग के लिए जो ईवीएम प्रयुक्त होती हैं वो बाहर आईं और उसमें किसी की गलती नहीं थी, तो उसमें फिर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से क्यों की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आज मतगणना का दिन है और अब से थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तमाम लोगों के एजेंट जो है वो पोलिंग मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं और अब 8 बजे से ये काउंटिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है, अब से 1.5 घंटे बाद यानी कि। तो सभी लोगों की निगाहें इस वक्त टीवी स्क्रीन पे हैं, जो लोग अपने घरों में मौजूद हैं और जो लोग जो है वो मैदान में मौजूद हैं अपने विधायक के समर्थन में, अपने प्रत्याशी के समर्थन में, वो लोग मतगणना स्थल तक जो है वो पहुंच चुके हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में आज बहुत बड़ा दिन है और सभी प्रत्याशियों ने अपने एजेंटों को भेज दिया है। तमाम तस्वीरें आ रही हैं, कोई जो है वो टीका लगा के अपने एजेंट को भेज रहा है, कोई प्रत्याशी, कोई जो है उनको माला पहनाकर भेज रहा है, और सभी लोग अपने अपने बुजुर्गों से शुभकामनाएं लेकर जो है वो निकले हुए हैं। यानी कि अब से थोड़ी देर बाद जो है मतगणना जब शुरू होगी तो रुझान भी आने शुरू होंगे और धीरे धीरे 10 या 12 बजे तक इस बात का फैसला हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा या फिर पुनः वही सरकार रिपीट करेगी। फिलहाल दावे तमाम लोग कर रहे हैं और सबके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 1 बजे तक, 12 बजे तक इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है। हालांकि जो भी नेता हैं, जो भी तमाम कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल अपने नेताओं आज को बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार कल का सूरज किसके लिए खुशियां लेकर आता है और आज की शाम किसके लिए आज रंगीन होती है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अभी आपको हम लेकर चलते हैं प्रयागराज, जहां पर मतगणना केंद्रों के बाहर क्या तस्वीर है, क्या सुरक्षा के इंतजाम है, और इसी के साथ वहां की तस्वीर आपको दिखाएंगे हम स्क्रीन पर। अब से थोड़ी देर बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी। 12 विधानसभाओं पे मतगणना होनी है। आप देख सकते हैं कि लगातार ये जो मतगणना कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने अपने विधानसभा के टेबल पे थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे मतगणना शुरू हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि एंट्री पॉइंट है, जो पास धारक व्यक्ति हैं वही यहाँ पर मतगणना स्थल पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो लोग यहाँ पर अपना पास दिखा के और यहाँ पर उसके अंदर एंट्री हो रही है, लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं मतगणना करने के लिए, मतगणना कर्मी जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी हैं वो उनकी चेकिंग करते हैं, उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के साथ ही अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी। 169 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी ईवीएम में किस्मत कैद हो गई है। अब मतगणना के बाद ही ये पता चल पाएगा कि जीत कैसे रहा, किसके सर पे बनता है। लेकिन लगातार यहाँ पर अब जो मतगणना कर्मी हैं उनके पहुँचने का क्रम है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। सुरक्षा व्यवस्था की गई वो 3 चरणों में की गई है, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और जो जहाँ पे काउंटिंग होगी। जो मतगणना परिसर है, काउंटिंग हॉल है, वो पूरा CAPF के उसमें रहेगा। किसी भी व्यक्ति जिसके पास नहीं है, जो ऑथराइज्ड नहीं है, उसको वहाँ आने की अनुमति नहीं होगी। उसके अलावा जो हमारा इनर कॉर्डन है उसमें हमारे PAC के और सिविल पुलिस के लोग रहेंगे वहाँ पे।
और देखिए तस्वीरें देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा को लेकर प्रयागराज में क्या इंतजाम है, वो तस्वीर देखिए हमारे सहयोगी ने आपको दिखाई। और इसी के साथ लखनऊ में, वाराणसी में क्या हाल है और गाजियाबाद में क्या हाल है, वहां की मतगणना केंद्रों के बाहर वो तस्वीर भी हम आपको लगातार अपने सहयोगियों के जरिए दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। मैं रोहित के पास चलूंगी। रोहित, जरा बताइए वाराणसी में आज कुल कितने प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला आज होगा? देखिए कुल 8 विधानसभा है यहाँ पे, जिसमें लगभग 78 प्रत्याशी हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे जो प्रतिष्ठा फंसी हुई है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और सपा, इन दोनों का जो गठबंधन दल है उनकी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। 2017 की यदि हम बात करें तो सभी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार समीकरण बदले हुए हैं। प्रधानमंत्री का इलाका है, प्रधानमंत्री ने अपनी तरीके से पूरी मेहनत की। एक सप्ताह के अंदर वो 3 दिन वाराणसी में रहे, जमकर प्रचार प्रसार किया, मतदाताओं को समझाने की कोशिश की। लेकिन रिजल्ट क्या होते हैं, मतदाता रूठते हैं या मानते हैं, उसका परिणाम कुछ ही घंटों में यहाँ आ जाएगा। हाँ, ये बात तो तय है कि जो लोग जुबानी फायरिंग करते हैं, तमाम नेता अपने अपने दम को दिखलाते हैं, उनका दम आखिर कितना है, जो दावे करते रहे हैं उनका दम कितना है, वो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तमाम जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, ये न सिर्फ प्रमुख पार्टी बल्कि कुछ कुछ निर्दल उम्मीदवार ऐसे होते हैं, वो इस रफ्तार से आते हैं, इतने दावे करते हैं कि आम मतदाता जो है वो बेचारा एकदम कंफ्यूज सा हो जाता है। ऐसे में उन लोग के दावे कितने मजबूत थे, वो धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, जो तमाम जो कभी चतुष्कोणीय लड़ाई दिख रही थी, फिर त्रिकोणीय होते दिख गई, और फिर उसके बाद बनारस में कहें तो आमने सामने हर जगह 2 लोगों की ही लड़ाई है। कहीं यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई कम से कम बनारस में तो नहीं दिख रही है। बस अब ये देखना है कि इतने 3 महीने से जो लोग फूं फां कर रहे थे, दावे कर रहे थे कि हम ही निकल रहे हैं और जबरदस्त निकल रहे हैं, जैसे प्रदेश स्तर पे सब लोग, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, सब लोग 300 प्लस कह रहे हैं, वैसे ही यहाँ हर विधानसभा में जो प्रमुख पार्टियां हैं वो मान रही, सब लोग कह रहे हैं कम से कम हम 50,000 से लाख तक जीतेंगे। मतलब जितने वोट नहीं मिलते सभी को, उससे कहीं ज्यादा से लोग दावे कर देते हैं कि जीत जाते हैं। इसी को कहते हैं जुबानी हवाई फायरिंग। बहरहाल उन फायरिंग में कितना दम था, वो वाकई फायरिंग विस्फोटक थी या सिर्फ वो जैसे होता कि बच्चे चुटपुटियां बजाते हैं, आवाज करते हैं, मनोरंजन करते हैं, खेल करते हैं। तो राजनीति में इन्होंने मनोरंजन किया है, खेल किया है कि वाकई जो इनकी हवाई फायरिंग, जुबानी फायरिंग थी, उसमें दम था। बिल्कुल रोहित, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन बांदा से खबर आ रही है जहां पर मतगणना केंद्र के बाहर कुछ अराजक तत्वों ने पथराव किया है। ये बांदा की तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊंगी मतगणना केंद्र के बाहर। हालांकि देखिए आज के दिन सिक्योरिटी बहुत